VPA भक्ति पूजन आरती और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश की जनता से कि सोना मत खरीदो 1 साल के लिए। देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सोना नहीं खरीदेंगे तो ब्याह शादी भी होती हैं और हमारे फंक्शन हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, सोना तो खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने सोने का अल्टरनेट निकालना चाहिए। मंदिरों में इतना सोना पड़ा है उसको निकलवा लो, ज्वेलर्स का भी काम चल जाए। गवर्नमेंट के पास भी कई टनों में सोना पड़ा है, उसको मार्केट में दे दो। इसका स्वर्ण व्यापारियों पर कुछ असर पड़ेगा? इसका स्वर्ण व्यापारियों पर असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हमारे पीछे बहुत करोड़ों आदमी हैं इस व्यवसाय में, कारीगर भी हैं, होलसेलर भी हैं, रिटेलर भी हैं, और इसमें GST भी सरकार को काफ़ी जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी भी मिलती है। ये बंद कर देंगे तो सारा तो गवर्नमेंट का भी काम खराब हो जाएगा। तो उनको जैसे उन्होंने कहा है कि भैया आप विदेश से मत खरीदो, उन्होंने कहा देश से मत खरीदो, तो उस पर क्या कहे हुए? नहीं, विदेशों से तो सोना इंपोर्ट देखो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके बगैर भी तो हो सकता है गुजारा, जिस तरह आपने कहा मंदिरों में। हाँ, उसके बगैर गुजारा हो सकता है। जो मंदिरों से सोना निकाल लिया जाए और गवर्नमेंट के पास जो रिजर्व सोना रखा है रिजर्व बैंक में, उसको मार्केट में निकाल दिया जाए तो हमारा भी काम चल जाए, गवर्नमेंट का भी चल जाए। वो स्टॉक जो है गवर्नमेंट 1 साल के बाद अपना पूरा कर ले या ज्वेलर्स को दे दे ब्याज पे, वो उसका ब्याज भी देंगे और वापसी में सोना वापसी करेंगे और ब्याज भी देंगे। और ऐसा नहीं करते हैं तो स्वर्ण व्यापारियों पर उसका काफ़ी असर जाएगा। बहुत असर पड़ेगा जिस पे स्वर्ण व्यवसायी भूखे मर जाएंगे और छोटे कारीगर और मतलब खाने का भी उनके जो है लाले पड़ जाएंगे। आपका कहना है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए? हाँ, बीच का रास्ता होना चाहिए इसका। इस देश में नोटबंदी, GST बंदी, कोरोना बंदी, सिलेंडर बंदी, आभूषण बंदी, केवल सांस बंदी बची है। 2 महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं वो शुरू करूं उससे पहले कुछ साथी मेरे साथ आए हैं जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं जुड़े, पर जो विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा उससे जुड़े हैं। मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं राजेंद्र सोनी जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं स्वर्णकार संघ के, और मेरे दाएं हाथ को बैठे हैं अजीत जी, ये राष्ट्रीय सचिव हैं स्वर्णकार संघ के, और एक और मेरे साथी बैठे हैं पवन वर्मा जी, जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं स्वर्णकार संघ के। इनके बहुत सारे साथी और भी आना चाहते थे। मैंने अनुरोध किया कि सबको जरूरत नहीं, जब राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के मुख्य सदस्यगण आ जाएंगे तो बाकी सब प्रदेश इकाई भी मान लीजिए। दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 को बांसवाड़ा राजस्थान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बहनों, बेटियों और माताओं को कहा, एंड आई कोट, ये जीत गए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ठीक 2 साल बाद 10 मई 2026 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद तेलंगाना में देश की बहनों, माताओं और बेटियों को कहा कि, एंड आई कोट, 1 साल तक सोने के गहने न खरीदें और सोना खरीदना बंद कर दें। अब पता चला कि हिंदुस्तान की बहनों, बेटियों और माताओं के आभूषण छीनने का असली प्लान क्या था। मित्रों, सोने के आभूषण और जेवर भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, सामाजिक रीति रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है, धार्मिक परंपराओं के निर्वहन में सौभाग्य, समृद्धि और शुभता की पहचान है, प्रतिबिंब है। भारतीय समाज में स्वर्ण आभूषण, जेवर न केवल करोड़ों करोड़ों माताओं, बहन और बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच है, बल्कि उल्लास, पवित्रता, उत्सव के माहौल और वैभव की पहचान भी है। ये हम सब जानते हैं।
और यही नहीं, गांव से शहर तक स्वर्ण आभूषण यानी ज्वेलरी व सुनार के व्यापार में छोटे छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों, दस्तकारों, इनकी रोजी रोटी का एकमात्र धंधा भी है ज्वेलरी बनाना, स्वर्ण आभूषण बनाना, बेचना, उसका व्यापार करना। देश का 90% से अधिक ज्वेलरी उद्योग छोटे छोटे दुकानदार, सुनार, एमएसएमई सेक्टर में है, 90%। और इसमें 3.5 करोड़ लोग लगे हैं। 3.5 करोड़ लोगों को देश का स्वर्ण आभूषण उद्योग रोजगार देता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से। 10 मई 2026 को सोने के गहने न खरीदने का मोदी सरकार का फरमान 3.5 करोड़ से अधिक छोटे छोटे ज्वेलरों, सुनारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों, इन सब के लिए तबाही का फरमान साबित हुआ है। और इसीलिए मेरे मित्र यहां आए। सत्ता के शीर्ष से पिछड़े वर्गों के इन मेहनतकश वर्मा, सुनार, स्वर्णकार समाज पर, उनके करोड़ों साथियों पर रोजी रोटी मिटाने वाला यह एक भयानक हमला किया गया है। अब 13 मई 2026 को एक और ज्वेलरी उद्योग विरोधी वज्रपात गिराते हुए मोदी सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर डाली। मतलब एक तरफ तो सोना व सोने के आभूषण न खरीदने का फरमान देकर 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर लात मार दी, तो दूसरी ओर सोने की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के लिए काली और मोटी कमाई और मलाई का रास्ता खोल दिया। नेचुरली स्मगलिंग शुरू हो जाएगी फौरन। तो आइए सबसे पहले सुनार, वर्मा, स्वर्णकार, कामगार, दुकानदार, इनकी रोजगार बंदी के भाजपा सरकार के फरमान के वज्रपात के तीन अलग अलग असर देखते हैं। नंबर 1, भारत के जीडीपी में ज्वेलरी सेक्टर का योगदान 7% है। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। ज्वेलरी सेक्टर contributes 7% टू इंडियाज जीडीपी। देश के कुल व्यापारिक निर्यात में ज्वेलरी सेक्टर 12% है। सबसे बड़ी बात यह है कि 85% ज्वेलरी एक्सपोर्टर एमएसएमई सेक्टर में है, यानी जॉब क्रिएटर्स हैं। सोने के आभूषण कारोबार में गांव से शहर तक, कस्बों से महानगरों तक छोटे ज्वेलर, व्यापारी, सुनार, गलाई, पकाई, छिलाई, गढ़ाई, पॉलिश, ये सब काम में लाखों करोड़ों कारीगर लगे हैं और करोड़ों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ती है। एक और तथ्य जो किसी को शायद मालूम नहीं हो, जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है, ये भारत की शायद सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। 50 लाख लोग सीधे कारीगर इत्यादि ये काम करते हैं और देश में 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। एक साल की अगर रोजगार बंदी हो गई तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर हिंदुस्तान का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो अंत हो जाएगा। 3.5 करोड़ लोग। दूसरा पहलू, सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 2020 में उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 2025 तक देश भर में 75,082 एमएसएमई डी रजिस्टर और शट डाउन हो गए, बंद हो गए।
एक और रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि 15-16 से 2015-16 से 22-23 के बीच में असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें 18 लाख एमएसएमई बंद हो गए। यह ऑलरेडी भयावह स्थिति है जो सरकार के आंकड़ों और इंडिपेंडेंट आंकलन से आपके सामने है। केवल 24-25 में ही अगर बात करें तो फरवरी 2025 तक 35,567 एमएसएमई बंद हो गए। एमएसएमई ही देश में रोजगार उत्पादक है। 3 लाख लोगों का काम चला गया। अब ऐसे में सोने के आभूषण के कारोबार को ठप करके आप लोगों की आजीविका का तो गला घोट रहे हैं, बल्कि देश में आर्थिक संकट और तबाही मचाने का एक और रास्ता भाजपा खोल रही है। यह भाजपा की द्वारा निर्मित त्रासदी है और एक क्रूर अमानवीय अत्याचार है। तीसरा पहलू, सोने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सीधे स्मगलिंग सोने की शुरू हो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार के आंकड़े बताते हैं। 2024-25 में ही जब सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 6% है, तो सरकारी एजेंसियों ने 3005 मामलों में 2600 किलो सोना स्मगलिंग का जब्त किया ऑलरेडी। यह सरकारी आंकड़ा असली जो स्मगलिंग हो रही है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर के विशेषज्ञों की माने तो 10 से 15 मीट्रिक टन सोना इससे पहले ही स्मगल हो रहा था, क्योंकि ड्यूटी 6% है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके विशेषज्ञ कहते हैं। अब 15% है, तो 15% इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, ये अघोषित तालाबंदी के बाद सोने की स्मगलिंग और सोने के तस्कर, उनकी पोबारा और ज्वेलरी सेक्टर जो है उनकी रोजी रोटी पर हमला, ये हो जाने वाला है। इसलिए मोदी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। पहला, क्या नोटबंदी की तरह अब उद्यम बंदी भी न्यू नॉर्मल है भाजपा का? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार सार्वजनिक मन से सोने के गहने न खरीदने की अपील करने से जो ज्वेलरी सेक्टर को भारी नुकसान होगा, 3.5 करोड़ लोगों का जो रोजगार जाएगा, उनके लिए आपने क्या सोचा है? क्या ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े 3.5 करोड़ स्वर्णकारों, वर्मा, सुनारों, कामगारों, दुकानदारों, उनके लिए कोई प्लान बीजेपी सरकार के पास है राहत का पैकेज देने की? तीसरा, अगर गोल्ड इंपोर्ट कम करना ही आपका मकसद है, तो सरकार को देश में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड सप्रेशन करने की बजाय देश में पहले से ही जो मौजूद सोना है उसकी आप गोल्ड मोबिलाइजेशन करके बुलियन बैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने की नीति पर काम क्यों नहीं कर रहे? हम ऑल्टरनेटिव भी बता रहे हैं। देश में बहुत सारा सोना लॉकर्स में आइडियल पड़ा है। देश में सोना है तो आप उसको मोबिलाइजेशन करिए और एक बुलियन बैंकिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करिए। आप क्यों नहीं कर रहे मोदी जी और भाजपा ऐसा? चौथा, क्या यह सही नहीं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं लोगों को, भैया सोने के जेवर मत खरीदो 1 साल तक, दूसरी तरफ मोदी सरकार सोना खरीद रही है? यह कैसे हो सकता है दोस्तों? और मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या यह सही नहीं कि मोदी सरकार और आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग जो सितंबर 2025 में थी 794.64 मीट्रिक टन, और अब चौंकिए मत, यह मार्च 2026 में यानी 7 महीने में बढ़कर हो गई 880.52 मीट्रिक टन। क्यों? क्या यह सही नहीं कि मोदी सरकार ने पिछले 7 महीने में खुद 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया?
तो भैया आप लोगों को तो कहते हो कि एक मंगलसूत्र मत खरीदो, बहन के लिए एक जेवर मत खरीदो, बिटिया के लिए सोने की बाली मत खरीदो कान की, मां के लिए सोने की चेन मत खरीदो। और मोदी सरकार 6 महीने 7 महीने में 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद रही है। ऐसा क्यों? और पांचवा कि क्या अब 90% एमएसएमई छोटे दुकानदारों से जुड़ा ज्वेलरी उद्योग भी अगले 1 साल में तालाबंदी का शिकार हो जाएगा? क्या ज्वेलरी सेक्टर के इन छोटे छोटे एमएसएमई के लोगों को साफ कर अब ज्वेलरी सेक्टर भी 2 या 3 उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी हो रही है? यह है असली बात, क्योंकि लाखों करोड़ का ज्वेलरी सेक्टर है। अगर 2 उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया तो उनका धंधा हो जाएगा। और ये सब 3.5 करोड़ लोग जिनके नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, अजीत जी बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं ये बाहर, ये सब उनके गुलाम हो जाएंगे। क्या तैयारी असल में ये है? तो दोस्तों, हमारी मांग है कि स्वर्ण आभूषण के उद्योग में लगे 3.5 करोड़ सुनारों, दुकानदारों, स्वर्णकारों, व्यापारियों, कामगारों, कारीगरों, इन सब के लिए, जैसे और उद्योग और इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार लाई है, एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज की मोदी सरकार बगैर विलंब घोषणा करे, तभी इनको राहत मिल पाएगी। दूसरा हमारा सजेशन और मांग यह है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाने की बजाय इसे वापस करिए और इसकी जगह डोमेस्टिक गोल्ड मोबिलाइजेशन व रिसाइकलिंग में 4 सजेशन दे रहा हूं। आप डोमेस्टिक गोल्ड मोबिलाइजेशन और रिसाइकलिंग करिए, आइडियल गोल्ड स्टॉक्स का जो देश में पड़े हैं इस्तेमाल करिए, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर घर परिवार के द्वारा अपनी पसंद के ज्वेलर को वो अपना गोल्ड जो है उधार पर मनमर्जी से दे सकें, इसका प्रावधान करिए। और सोने की वैल्यू एडेड कंजम्पशन, इस पर विचार करिए, बजाय इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के। जहां वैल्यू एडेड कंजम्पशन है, आप ज्वेलरी बनाते हैं, आप जेम्स बनाते हैं, आप उसका आकार बदलकर कुछ और बनाते हैं, वैल्यू एडेड कंजम्पशन पर विचार करिए, उस पर प्रतिबंध मत लगाइए। ये हमारे कॉन्क्रीट सजेशन भी है। तो दोस्तों, स्वर्ण आभूषण के लाखों उद्यमी और हुनरमंद कारीगर जो इंसान तो इंसान, हमारे देवताओं को भी सजाते हैं। इंसान को तो सब सजाते हैं, देवताओं को केवल ज्वेलरी उद्योग वाले सजाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी रोजी रोटी छीनने और घर परिवार की जो रसोई के चूल्हे बुझाने की भाजपाई क्रूरता है, उसका विरोध करती है। और हम बुलंदी से संसद से सड़क तक आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न लूं, एक और नॉर्मली कभी दूसरा विषय हम नहीं जोड़ते, पर इससे जुड़ा हुआ विषय है जो आज सुबह ही हुआ, और उस पर आप प्रश्न भी पूछेंगे तो बेहतर है कि मैं जो पार्टी की ओर से हमारा वक्तव्य है वो आपको अभी बता दूं और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। पिछले 12 साल से, ये दूसरा पहलू है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की जो आज कीमतें बढ़ाई हैं उनको लेकर, पिछले 12 साल से मोदी सरकार का जो साइकिल ऑफ लूट है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, छोटू सिलेंडर, सीएनजी, इन सब को लेकर वो बदस्तूर जारी है। दोस्तों, मैं ये आज आपके समक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर 7 तथ्य रखूंगा और गैस को लेकर बस, और हम आपको एक कागजात के साथ, सबूत के साथ, मेरी कुलीग जो हैं वो आपको ये बयान जारी कर देंगी। 11 साल से मोदी सरकार ने
हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। इन लास्ट 11 years, Modi government has looted, and I'm going to give you that data. I'm backing it up with a document of Government of India. In last 11 years, Modi government has looted 43 lakh crores by way of putting duties and excise on petrol, diesel and LPG gas, which comes to 1000 crore rupees per day. प्लीज रिमेंबर, देशवासियों याद रखिए, 26 मई 2014 को कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसा प्रति लीटर। 26 मई 2014 को ये आपको मैं भेज भी रहा हूं, कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर, और आज 3 रुपए का इजाफा करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 97 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर। यानी आप इजाफा देखिए कितना है। डीजल की कीमत थी 26 मई 2014 को 56 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर, और आज है इस 3 रुपए के इजाफे के बाद 90 रुपया 67 पैसे प्रति लीटर। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और 13, 14, 12 में आप चेक करिए, क्रूड ऑयल का रेट था $100 प्रति बैरल से लेकर $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था। और अब खाड़ी का जो युद्ध है, इसका हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं, वेस्ट एशिया वॉर को अगर मैं छोड़ दूं, तो फिर कच्चे तेल का एवरेज रेट रहा है मोदी सरकार में $70 पर बैरल, $70 प्रति बैरल। तो अगर $70 की एवरेज लगाऊं मैं 11 साल की, तो पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए 61 रुपया 60 पैसा, और डीजल होना चाहिए 56 रुपया 99 पैसा। यह है कड़वा सत्य जो हम देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं। और आज सीएनजी का रेट भी 2 रुपया बढ़ाकर 79 रुपया 9 पैसा कर दिया है, 79 रुपीज 9 पैसा। तीसरा तथ्य, 2014 से 2025 तक मोदी सरकार ने, आप 26 के 4-5 महीने निकाल दीजिए एक बार, 2014 से 25 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर। आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2014 से 25 के बीच में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 15 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो 19 रुपया 70 पैसे मोदी जी के पास चला जाता था, और 15 रुपया 50 पैसे डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई और बहुत कम की। 27 मार्च 2026 को, 5वां पहलू, मोदी सरकार ने यह कहा कि हम पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपया से घटाकर 10 रुपया कर रहे हैं। ये 2 महीने 1.5 महीना पहले की बात है। और डीजल पर 10 रुपया से 0 कर रहे हैं। हम सब बड़े खुश हुए।
पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गए कि भैया 3 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी कम हो गई तो पेट्रोल 3 रुपया सस्ता हो जाएगा। और डीजल तो हम बड़े खुश होकर गए, गांव वाले जो हैं ट्रैक्टर लेकर अपने अपने लाइन लेकर पहुंच गए कि भाई 10 रुपया डीजल सस्ता हो जाएगा। वहां जाकर पता चला कि 1 पैसा भी सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा फायदा किसको मिला? 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, 1 रिलायंस को, 1 नायरा एनर्जी को। ये सारा पैसा उनकी जेब में चला गया। आपको कुछ नहीं मिला, देशवासियों को कुछ नहीं मिला। छठा, जो हर बार जब चुनाव खत्म होता है तो हर बार मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते हैं। अब की बार राहुल जी ने भी कहा, और ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो एआईसीसी ने जारी की थी 27 मार्च को। मैंने कहा था कि जी चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर ये बढ़ाएंगे। ये बोलते रहे आपको, आप भी छापते रहे, दिखाते रहे। नो, पेट्रोल मंत्री ने कहा, हेडलाइन न्यूज चल रही थी चैनल्स पे कि कोई पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी। सारे अखबारों की हेडलाइन, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा। अब हम कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे। ये इनकी हिस्ट्री रही है। मैं आपको 4-5 उदाहरण आज बताना चाहता हूं, होंगे शायद और भी। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी, आपको याद हो तो। 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में यूपी में बोलते रहे कभी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुफ्त सिलेंडर देंगे। उसके बाद फिर बढ़ा दिए। ये इस तरह से, और अब फिर जब चुनाव हुआ तो 15 मई को फिर रेट बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर के रेट उससे पहले बढ़ा दिए थे। तो ये ऐसा ही लोगों के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है, हम सबको, मुझे और आपको। वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। और आखिरी पहलू है गैस से जुड़ा हुआ। मई 2014 में गैस सिलेंडर था 412 रुपए का। अब गैस सिलेंडर बढ़कर हो गया है 913 रुपए का दिल्ली में, और दूसरे शहरों में 1000 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। यानी 12 साल में, 11.5 साल में, 12 साल में 501 रुपए की बढ़ोतरी है। 121% गैस सिलेंडर का घर का रेट बढ़ गया है 12 साल में। एलपीजी का प्राइस कांग्रेस के समय था 880.5 पर एमटी। ये 13-14 का रेट है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। आज रेट है 542.5 पर एमटी, मार्च 2026 में, क्योंकि हम वो सऊदी सीपी से कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान। तो यानी $339 पर एमटी रेट भी गिर गया गैस का, पर गैस की कीमत 121% हिंदुस्तान में बढ़ गई। 2014 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो का है वो था 1541 रुपए का। आज वो है 3071 रुपया 50 पैसे का। आज लोगों के लिए घर से बाहर खाना खाना मुश्किल है, और रेडी वाले, खोमचे वाले, रेस्टोरेंट वाले, हलवाई, उनके लिए खाना और मिठाई या और चीजें बनाकर बेचना मुश्किल है। और 5 केजी का छोटू सिलेंडर हमारी बहनों के लिए लेकर आए थे, 261 रुपया प्रति गैस सिलेंडर उसका बढ़ा दिया है।
तो ये 43 लाख करोड़ की, जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो भैया 43 लाख करोड़ भी तो आप ही ने कमाया है, उसमें से दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा, एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने ये उनका साल दर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनकी ओरिजिनल कागज आपको भेज रहा हूं। 43 लाख करोड़ आता है 2025 तक। तो अगर आपको 20-30 हजार करोड़ का आज नुकसान हो रहा है, तो आपने 43 लाख करोड़ जो कमाया है वो दे दीजिए हमें वापस। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा, कुछ विलंब जरूर हुआ क्योंकि 2 विषय थे। पेट्रोल डीजल पे ही बात कर लेते हैं सुरजेवाला जी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ का एक तिमाही में जो घाटा है वो पेट्रोल डीजल पे होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए कम कीमत बढ़ाई है। मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज भी वो कितनी एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा कर रहे हैं? तो 10 रुपया छोड़ दें। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी तो भारत सरकार अपनी जेब में ही डाल रही है ना। 27 मार्च 2026 का रेट कम करने के बाद भी पेट्रोल पे तो अभी भी 10 रुपया है ना, छोड़ दो। और दूसरा सवाल यह पूछना चाहूंगा, आप रशिया से सस्ता ऑयल क्यों नहीं खरीद रहे? इसका जवाब भी दे दो। रशिया से सस्ते ऑयल के टैंकर यहां आते हैं, यहां से बोलते हैं भाग जाओ, नहीं चाहिए सस्ता, हमें तो महंगा खरीदना है, वेनेजुला से लाएंगे। भैया जो चीज ये पड़ोस में बैठे हैं मेरे, ये चीज दे सकते हैं, इनसे मैं सस्ती नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अफगानिस्तान जाऊंगा, वहां से लेकर आऊंगा। क्यों? 2 बड़े सीधे सवालों का जवाब दे दें। रणदीप जी, अगर वैश्विक ऊर्जा संकट की बात करें, यह फरवरी से जारी था, तब सरकार कहती थी स्थिति काबू में है, और जैसे चुनाव खत्म सरकार कहती ये मत करिए वो मत करिए। अब संयमित रहने के लिए सरकार क्या चुनाव का इंतजार कर रही थी? दूसरा सवाल ये है कि सोना भारत में लग्जरी नहीं बल्कि बचत और शादी में संकट समय पैसा जुटाने का साधन है। तो ऐसा करके सरकार एक सामाजिक, घरेलू और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। पहली बात, ऐसा लगता है हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली की उत्तर भारत की यह है कि भगवान भरोसे छोड़ दो किसी को। तो इन्होंने देशवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और यह भी कह दिया है कि भैया तुम्हारे से जो हो सकता है कर लो, हमारे कोई बस की बात नहीं है। सरकार ने हथियार डाल दिए हैं और हाथ खड़े कर दिए, और अब देश के नागरिकों को यह कहा है, एक आप जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, पहले बहुत प्रोमिनेंटली लिखा होता था यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, होता था ना सब पहले, जो ट्रेवल किए हैं सबको याद होगा। तो अब भाजपा की सरकार ने देशवासियों को कह दिया देशवासी अपनी आर्थिक सुरक्षा और अपनी सामाजिक कार्यों के निर्वहन के लिए खुद जिम्मेवार हैं, सरकार कोई मदद नहीं करेगी क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। तो ये बात साफ तौर से कह दें, इन्हें घुमाकर ऐसे पेचीदा शब्दों में कहने का लाभ क्या है। और दूसरा आपका प्रश्न था, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैंने भी कहा स्वर्ण आभूषण जो हैं वो हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी हैं, वो करोड़ों करोड़ों माताओं बहनों और बेटियों के लिए सुरक्षा कवच भी हैं, वो हमारी धार्मिक परंपराओं के निर्वहन में एक शुभ उल्लास वैभव का प्रतीक भी हैं और परिवारों के लिए एक सुरक्षा भी है। उन पर पाबंदी लगाना देश के पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है। क्राइसिस को डिस्कस करेंगे, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर के इस 5 कंट्री विजिट से कोई सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए निकलेगा? अब सवाल अच्छा है पर गलत व्यक्ति को पूछा जा रहा है।
ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वही बता सकते हैं कि क्या वो हल निकालेंगे। मैं तो और हम सब तो उम्मीद ही कर सकते हैं। जी, कोई नहीं, मुझे सुनता है आप। मेरा सवाल स्वर्णकार समाज से भी है। मुझे सुबह ही एक किसान ने व्हाट्सएप किया, उसने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है हम नहीं समझते, लेकिन स्वर्णकार इसको बहुत अच्छे समझते हैं, इसलिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन सारी चीज चल रहा है। जब हमारी बस, और स्वर्णकार का धंधा भी किसान से ही चलता है, ये बात भी बिल्कुल सच है गाँव में जो रहते हैं। तो उन्होंने कहा जब हमारी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की जा रही थी किसानों के पाम ऑयल पे, सरसों के तेल से पहले हमारी फसलों के रेट गिर गए, तब ये स्वर्ण समाज धरना क्यों नहीं कर रहा था कि जब अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो हमारे आभूषण कहां से बिकेंगे। मैं तेजपाल जी, एक गांव में भी कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने। दुर्भाग्य से मोदी सरकार एक एक सेक्शन को पकड़ती है और उनका इलाज करती है, फिर दूसरे को पकड़ते तो दूसरे वाले समझते हैं हम सिक्योर हैं, फिर उनको पकड़ती है, फिर उनका इलाज करती है, दूसरे वाले कहते हैं भैया इनका हो रहा है हम तो सिक्योर हैं। तो पर सवाल ये नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है, क्या देश के प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है या नहीं। और अगर देश के 3.5 करोड़ लोग, कारीगर से लेकर व्यापारी तक, स्वर्णकार सुनार वर्मा से लेकर और बड़े बड़े ज्वेलर्स तक, सब के सब अगर उनका व्यापार ही खत्म हो जाएगा तो आखिर में सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। मंगल सूत्र कहां से लाएंगे अगर स्वर्णकार नहीं होगा। बेटी की शादी कैसे करेंगे अगर स्वर्णकार नहीं होगा। हो सकती है शादी बगैर सोने के आभूषण के भी, पर सदियों से चली आ रही, आप हमारे पुराने जो सारे, अगर आप पूरी टेंपल हिस्ट्री भी देखें तो एक एक टेंपल हिस्ट्री में भी जितने भगवान हैं वो सब आभूषणों से अंकित हैं। तो ये एक सदियों पुरानी चली सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा है। या तो मोदी जी कहें कि अब मैं देश की संस्कृति, संस्कार, परंपरा, धर्म, रीति रिवाज, पारिवारिक तौर तरीका वो बदलना है तो अलग बात है, नहीं तो ये हमला केवल स्वर्णकारों पर नहीं, ये भारत की जो जीवन शैली है ये उस पर भी हमला है। Randeep Ma'am, sir, I'll come back. In an exclusive interview to Times Now, the Union Minister Kiran Rijiju has given a statement that why the opposition parties are targeting the Modi government. This situation is not being created by India or by the government. The impact we are facing because we are dependent for the energy needs, the imports which we get from the other countries. That is the only reason why such kind of steps have been taken. What's your response to that? I think he wants to be petroleum minister now, since he is commenting upon issues that he has no comprehension about. So let me put through your good offices 3 things to him. Number 1, एक second sir, मैं मैम का जवाब दे दूं. Number 1, when for 11 years average price of crude oil was $70 a barrel, why did you not pass on that benefit to people of India? Then you could increase today and be justified about it. But you used 11 years to collect 43 lakh crore. I am not saying so. Here is the document, please give it to him. Let him read his own document. When you use 11 years to collect 43 lakh crore, 1000 crore every day from people of India, then why should they not now say that use that corpus of 43 lakh crore instead of burdening us? Number 2, I agree with Mr. Rijiju and the government. There are no two opinions between opposition and the ruling party that we must buy cheapest energy possible. Right? There can't be two opinions. Then may I ask Mr. Rijiju, why are we not buying cheaper Russian oil?
Why have we cancelled our arrangement with Iran, entered into during Congress government followed by Vajpayee government, whereby Iran would deliver in rupee terms, not dollar. So no foreign exchange was involved. In rupee terms, crude oil at my doorstep in India. Why did you cancel that? Why are you not contracting to buy oil from other neighboring countries of the Arab world instead of getting oil from Venezuela and USA? Can he answer these four things for me and for to people of India? Then we shall answer and have a debate on other issues. रणदीप जी, सर एक छोटा सा सवाल है। अभी आपने कहा कि रूस से हम लोग क्यों नहीं तेल खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि रूस के विदेश मंत्री भी भारत में हैं, ईरान के विदेश मंत्री भी भारत में हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त यूएई पहुंच चुके हैं। तो तीनों जगह से हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसका कनेक्शन है। तो ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी क्या डिमांड करेगी कि इन तीन देशों में, दो देशों के विदेश मंत्री यहाँ, प्रधानमंत्री वहां, क्या मांग करती है? हमारी मांग बड़ी सीधी है। इस देश के लोगों को 43 लाख करोड़ जो आपने लूटे हैं उनसे 11 साल में, उनकी राहत आज दें। नंबर 2, पेट्रोल पे जो आपने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया लीटर आज भी इकट्ठा कर रहे हो आप, तो 4 लाख करोड़ तो साल के अभी भी ले रहे हो भैया, उसमें से राहत दे दो। 10 की 4 कर दो, 5 कर दो, वो वर्कआउट आपको करना है फॉर्मूला। तीसरा, सस्ते से सस्ता कच्चा तेल जहां से मिल सकता है उन देशों से, रूस हो, यूएई हो, ईरान हो, इराक हो, दूसरे मुल्क हो, उनसे सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या मजबूरियां हैं कि वेनेजुएला और अमेरिका से ही सारा तेल लाना है? बस। थैंक यू। रणदीप जी, सॉरी वेलकम टू। सर, वैल्यू एडेड टैक्सेस कम करके पेट्रोल और डीजल पे राज्य सरकारें कुछ राहत दे सकती हैं। क्या कांग्रेस रूल की राज्य सरकारें ऐसी कोई राहत देने का? विजय जी, ये बहुत पुराना घिसा पिटा सवाल है मोदी जी का, जो वो सजेशन देते रहते हैं। सबसे पहले 3 बातों का जवाब दे दें। 43 लाख करोड़ भारत सरकार ने इकट्ठा किया है, वो उसमें से राहत क्यों नहीं दे रहे? दूसरा, 10 रुपया पर प्रति लीटर आज भी हर बार जब आप तेल डलवाने जाएंगी तो 10 रुपया भारत सरकार के खाते में जमा हो जाता है, उसमें से राहत क्यों नहीं दे रहे? और तीसरा, सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध है। रशिया तो दुनिया का सबसे सस्ता तेल डिस्काउंटेड आपको देता था, ईरान देने को तैयार है, आपका रिटर्न एग्रीमेंट था, कांग्रेस ने किया था। इराक देने को तैयार है, यूएई अब अलग हो गया है शायद ओपेक से, आई एम टोल्ड। तो आप इन सब मुल्कों से क्यों नहीं ले रहे सस्ता तेल जो आपके पड़ोस में उपलब्ध है? रणदीप जी मेरा सर एक सेकंड, मैं उन्हें कहा था, फिर आई कम बैक टू यू। देखिए, आपसे तो मुझे सवाल लेना ही है क्योंकि मेरा तो प्रेजुडिस है हरियाणा के प्रति। रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है 42 महीनों में सबसे ज़्यादा जो है करीब 8% से ज़्यादा है। सवाल ये है कि आपने पेट्रोल डीजल और सोने से संबंधित उद्योग के मसले को उठाया है। सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सड़क से लेकर संसद तक भी आंदोलन करने की भी आप लोगों की कोई योजना है आगे आने वाले वक्त में? पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि ये बात केवल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी केवल उनकी नहीं है। कोई प्रोडक्ट आप उठा लीजिए, पिछले 6 महीने में प्राइवेट कंपनियों ने उनकी कीमत में 20% से लेकर 50% तक इजाफा कर दिया है। और ये कई बार हम कह चुके हैं, प्लास्टिक हो, लोहा हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, सैनिटरी वेयर हो, टेलीविजन सेट्स हो,
एयर कंडीशनर्स हों, उस पर एक दिन हम और चर्चा करेंगे। हर चीज महंगी हो गई है और कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगी। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हमने ये बीड़ा उठाया है कि देश के लोगों को राहत देनी पड़ेगी। रणदीप जी, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें परीक्षा को लेकर बड़े सवाल हरियाणा को लेकर उठाए थे, लेकिन नीट को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ऑनलाइन एग्जाम आगे से होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि जो पूरी तरीके से परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी और इसके अलावा जो सीट है OMR वो नहीं दी जाएगी। ये बड़े परिवर्तन किए गए हैं, नई तारीख का ऐलान हुआ है। मेरे शिक्षा मंत्री जी से केवल 3 प्रश्न हैं। मैंने उस दिन भी, आप पत्रकार वार्ता में थे, मैंने कहा था तीसरी बार नीट का पेपर लीक हुआ है। पिछली बार तो आपने पेपर ही कैंसिल नहीं किया। हम सब बोलते रहे, सब मां बाप बोलते रहे, बच्चे बोलते रहे। तीसरी बार, उससे पहले इसरो के जो पूर्व प्रमुख हैं, कस्तूरी रंगन जी, अगर मैं नाम सही याद है मुझे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। यही बातें सारी जो आज ये कह रहे हैं, इन्होंने पिछली बार भी कही थी और उन्होंने यही सारे सुझाव दिए थे जो आप बता रहे हैं। तो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री ने यह लागू क्यों नहीं किए? दूसरा, जिस शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में 3 बार नीट का पेपर लीक हो जाए, जैसा यहां से उदय भानु चिप जी ने कहा भी, उसको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए?